तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज रवि कुमार। आप सभी को आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल उन्नति एकेडमी में एक बार हम लोग फिर से स्वागत करते हैं। और हम लोगों ने लगभग सॉल्यूशन चैप्टर के यानी 34 क्वेश्चन बना चुके हैं और हम सभी उसके जो आगे के क्वेश्चन जो है हम फिर पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यानी कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के लिए, यानी कि 34 क्वेश्चन हम बना चुके हैं और 35वां जो क्वेश्चन है वो कहता क्या है उसके बारे में हम लोग जरा सा बात करते हैं। तो कहता है क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन, क्वथनांक उन्नयन जो इंग्लिश होता है यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कहने का मतलब ये है क्वथनांक उन्नयन का जो इंग्लिश होता है वो होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक उन्नयन। और इसको प्रदर्शित किया जाता है, क्वथनांक उन्नयन को जो प्रदर्शित किया जाता है वो होता है डेल्टा टीवी। और डेल्टा टीवी बराबर होता है केवी गुना एम। एम जो होता है ये होता है मोलैलिटी। मोलैलिटी होता है एम जो होता है, एम मतलब मोलैलिटी। तो यहाँ पे क्या है क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। और यहाँ पे जो के है ये है क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। तो क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक के कह रहा है यूनिट यानी कि इकाई क्या होगा, उसकी यूनिट क्या होगा। तो हम सभी जानते हैं जो क्वथनांक उन्नयन के अगर यूनिट निकाले तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं जो क्वथनांक उन्नयन के जो यूनिट हो जाएगा यानी डेल्टा टीवी बराबर केवी गुना एम। तो यहाँ पे हम लोग केवी का वैल्यू निकालना है तो केवी बराबर यहाँ पे हो जाएगा यानी कि एम को ले आएंगे इधर तो क्या हो जाएगा डेल्टा टीवी अपॉन एम। और हम सभी जानते हैं कि जो डेल्टा टीवी होता है वो टेम्परेचर में अंतर होता है और टेम्परेचर यूनिट हम सभी जानते हैं केल्विन। और ये जो होता है मोलैलिटी, ये मोलैलिटी यानी कि मोललता। और मोललता की यूनिट होता है मोल पर केजी, मोल पर केजी। तो जब इसको लास्ट में जब इसको क्लियर किया जाता है यहाँ पे बनता है कि केल्विन केजी यानी कि केजी जो माइनस इनवर्स है उसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो केल्विन केजी और मोल नीचे रह जाएगा तो केल्विन केजी मोल इनवर्स इसका जो आंसर होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की जो इकाई यानी कि केवी, यहाँ पे बात करें तो केवी, तो केवी की जो इकाई होगा यानी कि किलोग्राम, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। इस ऑप्शन में देखते हैं कि इसमें जो है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, या फिर हम लोग कह सकते हैं इसमें नीचे जो है मोलैलिटी है, या फिर हम इस यूनिट को कह सकते हैं कि केल्विन मोलैलिटी की यूनिट मोलैलिटी इनवर्स कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एम इनवर्स। तो दोनों में से कोई भी हम लोग जो है टिक कर सकते हैं। इसका जो सही आंसर होगा कि केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स अथवा केल्विन मोललता इनवर्स होगा। तो सही ऑप्शन जो है यानी कि ए नंबर इज द क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 36 नंबर में ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि दिए गए ताप पर एक सांद्रण विलयन के प्रासरण दाब की तुलना, प्रासरण दाब की जो तुलना किया गया है कि दिए गए प्रासरण दाब को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कह रहा है कि दिए गए ताप पर एक सांद्र विलयन के जो है प्रासरण दाब की जो है तुलना किया गया है। तो जो तुलना किया गया है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग प्रदर्शित करते हैं कैपिटल पाई, और कैपिटल पाई बराबर होता है C इंटू आर इंटू टी। यहाँ पे कहता है कि दिए गए ताप पर जो है एक सांद्र विलयन के प्रासरण दाब की तुलना, तो ए नंबर में कह रहा है कि तुलना में तनु विलयन का प्रासरण दाब निम्न होता है। जो डाइल्यूट सोल्यूशन होता है, तनु विलयन का मतलब डाइल्यूट सोल्यूशन, तनु विलयन का जो है प्रासरण दाब क्या होता है वो निम्न होता है। और उसके बाद कहता है बी में कि तनु विलयन का जो है प्रासरण दाब क्या होता है उच्च होता है। उसके बाद सी में कह रहा है कि डैश उसमें उतना ही होता है जितना तनु विलयन का होता है। उसके बाद कह रहा है कि तनु विलयन के जो प्रासरण दाब से, तनु विलयन के प्रासरण दाब से नहीं की जा सकती है, यानी तनु विलयन के प्रासरण दाब से नहीं की जा सकती है। तो हम लोग जो ऑस्मोटिक प्रेशर जानते हैं, जो ऑस्मोटिक प्रेशर में एक होता है ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस से क्या होता है कि जब कोई तनु विलयन से, यानी कि जब किसी तनु विलयन से हम लोग कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन से और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी कि जब विलायक कण, यानी कि इधर हम अगर इसको माने डाइल्यूट सॉल्यूशन, इधर इसको डाइल्यूट माने और इधर इसको क्या माने कॉन्सेंट्रेट माने,
तो यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे हम लगा देते हैं एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन SPM, जिसको हम लोग कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो होता क्या है कि जो प्रासरण की जो क्रिया होती है वो क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन से, यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन से, यानी कि लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर होती है। ये तो प्रासरण की क्रिया हो गया। और इस प्रासरण की क्रिया को रोकने के लिए ये जो है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से जितने दाब लगाई जाती है रोकने के लिए, वो होता है परिसारक दाब। तो उस हिसाब से देखा जाए तो डैश में तनु विलयन का प्रासरण दाब क्या होता है, यानी कि कह रहा है कि ए में तनु विलयन का जो प्रासरण दाब होता है वो क्या होता है, निम्न होता है। तो उस हिसाब से जो आंसर होना चाहिए, जो तनु विलयन का जो प्रासरण दाब होता है वो क्या होता है, निम्न होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर में, कह रहा है कि 0.02 m मोलरिटी NaCl के 4 लीटर जलीय विलयन में जो है 1 लीटर जल मिलाकर तनुकृत किया गया है, तो परिणामी विलयन के मोलरता का मतलब हो गया कैपिटल M, अर्थात यहाँ पे जो है निकाला जाएगा, यानी कि मोलरता का जो फॉर्मूला होता है N बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन के जो हो जाएगा आयतन हो जाएगा, और N जो होता है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, ये होता है गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, जो विलय के जो दिया गया द्रव्यमान होगा और बटे में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि मोलर मास होगा किसका, मोलर मास ऑफ किसका, सॉल्यूट। ये हो जाता है N की वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस सोडियम क्लोराइड के यहाँ पे जो M के वैल्यू दे दिया, यहाँ पे M के वैल्यू दे दिया है 0.02 m। उसके बाद जो NaCl के जो 4 लीटर और सॉल्यूशन की जो मास दे दिया गया, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो दिया है वो दे दिया है 4 लीटर, वो दे दिया है 4 लीटर। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड की जो है मोलर मास अगर निकाले, मोलर मास ऑफ NaCl, तो सोडियम क्लोराइड के मोलर मास निकाले तो सोडियम के होता है 23 और यहाँ पे क्लोरीन के 23 ग्राम, और यहाँ पे क्लोरीन का होता है 35.5। अर्थात हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 23 यानी कि 35.5 यानी कि 58.5 ग्राम हो जाएगा, 58.5 ग्राम हो जाएगा। उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करके 4 लीटर जलीय विलयन में 1 लीटर जल मिलाकर तनुकृत किया, यानी कि 1 लीटर जल, सबसे पहले हम लोग ये निकालते हैं कि 4 लीटर सॉल्यूशन में यानी कि सोडियम क्लोराइड के यानी कि कितने मास यानी कि दिया गया होगा, जो इसका जो 0.2 m जो है उसकी मोलरिटी यानी कि मोलरता हो गया। तो उस हिसाब से यहाँ पे जब हम लोग फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे जो है फार्मूला अगर यहाँ पे हम यूज करें तो m के लिए कैपिटल M के लिए अगर हम लोग फार्मूला यहाँ पे यूज करें तो कैपिटल M के लिए फार्मूला हो जाता है, यानी कि यहाँ पे गिवन वेट सॉल्यूट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट बटे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इस हिसाब से देखा जाए तो जो गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट वो दिया नहीं गया है वो निकालना है, और 0.2 m जो है वो मोलरिटी की वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे 0.02 और यहाँ पे हो जाएगा गिवन वेट और मास, मॉलिक्यूलर वेट नीचे आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे सिर्फ ऊपर बचेगा कि गिवन वेट बटे मोलर मास गुना हो जाएगा V। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 0.02 बराबर हो जाएगा गिवन वेट, और बटे में देखा जाए यहाँ पे हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया हुआ है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 58.5 यानी कि 58.5, और जो यहाँ पे जो गुना हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यानी कि 58.5, और उसके बाद देखा गया है कि जहाँ पे वैल्यू दिया वॉल्यूम की वो दे दिया है 4 लीटर। उस हिसाब से जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो इसको हम अगर 4 को इधर ले आएंगे, यहाँ पे गिवन वेट जो हो जाएगा, यानी कि ये 4 को अगर इधर ले तो गुना हो जाता है तो 0.08, और 0.08 को अगर हम लोग 58.5 से गुना करें तो 58.5 गुना 0.08, इसको जब हम लोग क्लियर करते हैं तो क्या हो जाता है 8 पंचे 40 के 0, और यहाँ पे हो जाएगा 64, 4 हो जाएगा, यहाँ पे 68, ये 8 हो जाएगा, यहाँ पे बाकी 6। उसके बाद अगर देखें तो 5 8 40, और 40 से कितना हो जाता है यहाँ पे 46, और हम लोग 1 दशमलव के 1 अंक इसमें है, और यहाँ पे दशमलव के कितने हैं, यानी कि 2 अंक है, तो हम लोग 2 1 3 यानी 3 अंक के बाद हम लोग दशमलव देंगे, अर्थात यहाँ पे गिवन वेट 4.68 आया।
तो उस हिसाब से अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे तो गिवन वेट निकल गया। अब कहता है कि 1 लीटर और उसमें जो है यानी कि पानी मिला जाए, तो जब 1 लीटर और पानी मिलाया जाएगा तो जो सेकेंड जो मेरा जो सोल्यूशन की जो आयतन हो जाएगा यानी कि V, ये हो जाएगा V2, यानी कि सोल्यूशन को जो V2 हो जाएगा वो हो जाएगा 4 लीटर में 1 लीटर मिलाएंगे कितना हो जाएगा वो 5 लीटर। अब जाके तब करा कि जब 1 लीटर और मिला दिया जाएगा तब उसकी मोलैरिटी कितनी होगी, तो उसी फॉर्मूला पे फिर जो हम यहाँ से क्या करेंगे मोलैरिटी, अब की बार तो गिवन वेट भी निकल गया, तो उस हिसाब से अब अगर यदि इसको सॉल्व किया जाए तो मोलैरिटी की जो फार्मूला लगाकर हम इसको सॉल्व करेंगे तो फिर वही फार्मूला लगाएंगे, वही फार्मूला की मोलैरिटी अब की बार यानी कि M2 बराबर क्या करेंगे व्हाट, M2 बराबर गिवन वेट बटे मॉलिक्यूलर वेट गिवन वेट, यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड को गिवन वेट मिल गया हमको यानी कि 4.68, तो 4.68 अपॉन यहाँ पे उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट क्योंकि गिवन वेट बटे मॉलिक्यूलर वेट हमको यहाँ पे जो है मिल जाएगा कितना यानी कि 58.5 और बट्टे में क्या हो जाएगा आयतन वॉल्यूम वाले, तो वॉल्यूम हम क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 लीटर। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो आंसर आने वाला है वो 0.016 यानी कि ये आएगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ये होगा। तो हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, यानी कि 38 नंबर का क्वेश्चन ये करा है कि समपराशरी विलयनों में समान होना चाहिए। जो समपराशरी विलयन होता है इसका इंग्लिश जो होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है यानी कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि जब किसी 2 बिलियन, मान लीजिए बिलियन यहाँ पे S1 हो गया, यहाँ पे S2, जब किसी 2 बिलियन के यानी कि परिसारक दाब यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि कैपिटल 5 समान होना चाहिए, समान होता है तो वो क्या होता है कि उसका जो है वो समपराशरी विलयन कहलाता है, जिसका जब 2 बिलियन के परिसारक दाब यानी कि π1 यहाँ पे ये हो जाएगा π2, दोनों क्या हो जाएगा समान हो जाए तो वो कहलाता है परिसारक दाब। अब यहाँ पे क्या करा है कि दूसरी बात, जो हम लोग 2 बिलियन बनाते हैं ये जरूरी नहीं है कि इस दोनों बिलियन में यानी कि जो पहले सॉल्यूट यहाँ पे सॉल्यूट या फिर यहाँ पे सॉल्वेंट यानी कि जो सॉल्वेंट यहाँ यूज किए हैं वही सॉल्यूट और सॉल्वेंट यहाँ भी यूज कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हो सकता है किसी और दूसरे बिलियन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग हो लेकिन परिसारक दाब क्या हो समान हो। तो उस हिसाब से देखा जाए तो समपराशरी विलयनों में समान होना चाहिए, तो वो क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो 38 नंबर देखते हैं कि क्वथनांक में उन्नयन यानी क्वथनांक उन्नयन को हम लोग कहते हैं यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद देखा जाता है हिमांक में अवनमन, इसके हिमांक में अवनमन भी क्या होना चाहिए सही आंसर होना चाहिए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ए यानी कि 3 और 4, तो 3 और 4 जो ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द क्या होता है राइट आंसर। तो 39 नंबर क्वेश्चन सेम उससे रिलेटिव है, कहता है कि समपराशरी विलयनों में यानी कि आइसोटोनिक सॉल्यूशनों में यानी कि क्या होना चाहिए। कह रहा है कि विलय और विलायक वही होना, जरूरी नहीं है कि विलय और विलायक जो है 2 बिलियन के परिसारक दाब समान जब होगा, जरूरी नहीं है कि विलय और विलायक एक सॉल्यूशन और दूसरा सॉल्यूशन जो होगा वो सेम विलय और विलायक होना चाहिए, सॉल्यूशन जरूरी नहीं है। दूसरी बात कह रहा है कि 3 में परासरण दाब समान हो जाए। हाँ परासरण दाब समान, क्योंकि परासरण दाब पर ही ये जो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन आधारित है, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि जब 2 विलयनिक परिसारक दाब समान होता है तो उसी को हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये तो सही है। उसके बाद देखा जाए विलय और विलायक वही भी हो सकते हैं और नहीं भी, हाँ जरूरी है कि विलय और विलायक वो भी सकते हैं और ये और नहीं भी हो सकते। तो इसका मतलब है कि ये भी जो है 3 नंबर ये भी सही होगा। इस हिसाब से देखा जाए यानी कि 2 और 3, उसके बाद देखा जाए विलय हमेशा समान होता है विलयन अलग होता है, ये नहीं होगा यानी कि ये गलत। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आंसर मेरा जो होगा यानी कि परासरण दाब समान होता है, विलय और विलायक वही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यानी कि 2 और 3 जो है वो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उसी में था बनाइए। और ऊपर कीजिए, थोड़ा सा कम में कीजिए ना, 2 को आ जाएगा। और थोड़ा सा कीजिए छोटा। ठीक है, हालांकि बड़ा कर सकते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कीजिए, थोड़ा। ऊपर कीजिए, ऊपर कीजिए। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 बिलियन जिसका परासरण दाब दूसरे बिलियन से अधिक होता है। तो हम लोग यहाँ पे करते क्या है कि 1 बिलियन जिसका परिसारक दाब जो है दूसरे बिलियन से क्या होता है, बिलियन से अधिक होता है। तो हम लोग जानते हैं
कि जब दो विलयन के परिसारक दाब समान होता है तो आइसोटोनिक संपरासरी विलयन कहते हैं। और जब एक विलयन के परिसारक दाब दूसरे विलयन की तुलना में क्या होता है, जैसे एक विलयन यहाँ पे S1 है, यहाँ पे क्या लेते हैं S2, तो इस विलयन के परिसारक दाब दूसरे विलयन की तुलना में जब अधिक होगा तो वो क्या हो जाता है, वो होता है अति प्रासरी विलयन। जब एक विलयन के परिसारक दाब जो है यानी कि दूसरे विलयन से, एक विलयन के परिसारक दूसरे विलयन से अधिक, जब एक विलयन के परिसारक दाब जो है दूसरे विलयन से जो कम होता है तो वो क्या कहलाता है, यानी कि अल्प प्रासरी विलयन, अल्प प्रासरी विलयन। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो जब दो विलयन के परिसारक दाब में से एक विलयन के परिसारक दाब दूसरे विलयन से अधिक होगा तो यहाँ पे जो मेरा आंसर होना चाहिए यानी कि अति प्रासरी विलयन, जिसको हम लोग कहते हैं यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब है यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उसके बाद देखते हैं कि 41 नंबर में कि भांट ऑफ कारक और भांट ऑफ, जो भांट ऑफ फैक्टर कहते हैं, भांट ऑफ कारक को भांट ऑफ फैक्टर और उसको आई से प्रदर्शित करते हैं। तो भांट ऑफ कारक आई किस यानी कि किस किस व्यंजक द्वारा दिया जाता है। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो भांट ऑफ कारक जो होता है उसमें दो होता है, एक तो होता है कि सामान्य मोलर द्रव्यमान और असामान्य मोलर द्रव्यमान, यानी कि आई के लिए एक जो वैल्यू होता है, आई के लिए एक वैल्यू होता है यानी कि सामान्य मोलर द्रव्यमान, यानी कि ये होता है नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास। और यहाँ पे कहते हैं नीचे में जो है उस एक और होता है एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास। और आई के लिए एक और होता है, यानी कि दूसरा एक और होता है क्या, के आई बराबर एक और फॉर्मूला हो जाता है कि प्रक्षेपित अनुसंख्यिकीय गुणधर्म, और इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि जो पहले ऑब्जर्व किया गया उस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या बटे भाग देते हैं, यानी कि कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। दो फॉर्मूला, एक तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए फॉर्मूला होता है भांट ऑफ फैक्टर निकालने, और एक होता है यानी कि दूसरा यानी कि प्रक्षेपित अनुसंख्यिकीय गुणधर्म और परिकलित अनुसंख्यिकीय गुणधर्म, और ये दोनों तो होता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मेरा जो आंसर होगा 1 और 2, और 1 और 2 यानी कि किस में है, तो वो 1 और 2 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्या, राइट आंसर ऑप्शन। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है कि 0.1 m बेरियम नाइट्रेट घोल का भांट ऑफ गुणांक 2.74 हो तो विघटन की दर। तो एक फॉर्मूला होता है आई के लिए, एक और फॉर्मूला होता है जो आई के लिए, वो होता है आई बराबर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है अल्फा, और जो अल्फा होता है यही विघटन की दर होता है, यही क्या होता है विघटन की दर। यहाँ पे जो ये 0.1 m की वैल्यू दिया हुआ है, और हम लोग करते हैं कि आई की वैल्यू आपको दे दिया है 2 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे भांट ऑफ गुणक जो आई की वैल्यू यहाँ पे दे दिया है यानी कि 2.74 आई की वैल्यू दे दिया है। अब यहाँ पे n की वैल्यू, n की जो वैल्यू होता है जब हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को क्या करते हैं उसको तोड़ते हैं मोल में, जैसे कि हम लोग बेरियम नाइट्रेट तोड़े, ये टूटेगा Ba+2 में और ये टूटेगा 2NO3 माइनस में। तो यहाँ पे 1 मोल बेरियम प्लस आयन के और 2 मोल यहाँ पे होता है नाइट्रेट आयन के। यहाँ पर जो n की वैल्यू हो जाता है, यहाँ पे n की वैल्यू हो जाता है 3, n की वैल्यू 3। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकाला यानी विघटन की दर। यहाँ पे आई की अगर वैल्यू रखे तो 2.74 आई की वैल्यू दे दिया है, और यहाँ पे 1 और प्लस n-1, यहाँ पे 3 में से अगर ये घटा देंगे तो 2 गुना क्या हो जाएगा अल्फा, और यहाँ से अल्फा की वैल्यू अगर निकाले तो अल्फा बराबर ये क्या करेंगे, एक को 2 अल्फा बराबर हो जाएगा, एक को घटा देंगे यानी कि 2.74 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.74, और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू देखा जाए तो हो जाएगा 1.74 अपन क्या हो जाएगा 2, इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे ये 0.87, और इसको प्रतिशत में लाएंगे तो क्या करेंगे 0.87 को जब 100 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 87%। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मेरा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज क्या हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 44 नंबर में कि विलयन में संगुणित, और संगुणित को जो इंग्लिश होता है वो होता है एसोसिएशन, और किसी भी इलेक्ट्रोलाइट से किसी भी कंपाउंड के लिए जो एसोसिएशन की जो वैल्यू होती है आई की, भांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू, आई की जो वैल्यू होता है वो आई की वैल्यू क्या होता है यानी कि 1 से कम। आई की जो वैल्यू होगा यहाँ पे किसी भी 1 से कम आई की वैल्यू होता है यानी कि एसोसिएशन के लिए। और यहाँ पे एक हम लोग और पढ़ते हैं डिसोसिएशन यानी कि विघटन। डिसोसिएशन का मतलब हो गया विघटन। इसमें क्या पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स। डिसोसिएशन में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स
तो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो I का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 1 से अधिक, वो होता है 1 से अधिक। और यहाँ पे जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए डिसोसिएशन में जो वैल्यू होता है वो होता है 1। तो यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे विलयन में संगुणित मतलब डिसोसिएशन, तो शून्य तो होगा नहीं। उसके बाद देखा जाए 1 से अधिक, क्योंकि 1 से अधिक जो होता है वो होता है डिसोसिएशन के लिए और वो भी कि इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, ये तो होगा नहीं। उसके बाद देखा 1 से कम, 1 तो होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, ये भी होगा नहीं, क्योंकि एसोसिएशन के लिए क्या होगा 1 से कम। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी इज द क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस पर किसमें 0.1 बिलियन का प्रासरण दाब यानी कि उच्चतम होगा। 25 डिग्री सेल्सियस किसमें उच्चतम होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि प्रासरण दाब हिमांक अवनमन या क्वथनांक उन्नयन या फिर हम लोग कहते हैं यानी कि RLVP रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, सभी के लिए अगर अधिक या कम 0.1 ये दिया हो इससे मैटर नहीं करता है, इसको हमको देखना नहीं। इसमें देखना ये है कि किसके लिए I का वैल्यू अधिक होता है। तो यहाँ पे I का वैल्यू, जिसका I का वैल्यू अधिक होगा उसी का जो है यानी कि उच्चतम होगा, यानी कि प्रासरण दाब या हिमांकन जो भी यानी जितने भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी उसी की उच्चतम होगा जिसका I का वैल्यू अधिक होगा। यहाँ पे जब देखा जाए तो कैल्शियम के लिए कैल्शियम टूटेगा Ca प्लस और 2Cl में, तो यहाँ पे I का वैल्यू कैल्शियम क्लोराइड के लिए हो जाएगा यहाँ पे 3, और यहाँ पे देखा जाए पोटेशियम क्लोराइड के लिए यहाँ पे K प्लस और माइनस में टूटेगा तो यहाँ पे क्या I का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 2। और जो यूरिया है, यूरिया तो यहाँ पे क्या है, यूरिया यहाँ पे जो है नॉन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 होगा। यहाँ पे करेगा 25 डिग्री सेल्सियस किसमें 0.1 बिलियन का प्रासरण दाब क्या उच्चतम, इसका मतलब जिसका वैल्यू I का वैल्यू अधिक वही मेरा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड। उसके बाद हम लोग 45 नंबर का अगर क्वेश्चन देखें तो कह रहा है कि कैल्शियम नाइट्रेट के लिए भांट भाप गुणक, तो कैल्शियम नाइट्रेट के भांट भाप गुणक यानी कि I का वैल्यू निकाला। जब इसको हम तोड़ेंगे कैल्शियम नाइट्रेट को, तो कैल्शियम नाइट्रेट टूटता है C प्लस यानी कि 2 प्लस में, और ये टूटेगा यानी कि 2NO3 माइनस में, यानी कि 2 मोल्स इसका और 1 मोल उसका, यानी कि I का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि देखा जाए तो कैल्शियम नाइट्रेट में I का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, I का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 में, निम्न में से किस 0.1 बिलियन का हिमांक जो है न्यूनतम होगा। तो यहाँ पे ये दिया गया है कि पोटेशियम सल्फेट, तो पोटेशियम सल्फेट जो होता है इसका फॉर्मूला होता है पोटेशियम सल्फेट के यानी कि K2SO4। उसके बाद देखा जाए जो सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaCl। तो पोटेशियम सल्फेट में क्या हो जाएगा SO4, ये SO4 टूटेगा और यानी कि ये टूटेगा प्लस I में 2 सोडियम पोटेशियम हो जाएगा। यहाँ पे I के वैल्यू तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे I के वैल्यू हो जाएगा कितना 2। और ये जो ग्लूकोज और यूरिया जो है ये दोनों तो है यानी कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे देखा है तो यहाँ पे आंसर जो है इसका जो ऑप्शन दिया है कुछ गलत दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो यूरिया है, यूरिया और ग्लूकोज ये है नॉन इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के I की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे हम कैसे बता सकते हैं कि इसमें सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होता है स्टार क्वेश्चन होता है जिसमें बोनस मार्क्स आपको मिलता है और इस क्वेश्चन को बनाया वैसे जाता नहीं है। इसका मतलब ये क्वेश्चन स्टार है क्योंकि इसमें पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें, क्योंकि न्यूनतम उस यहाँ पे अगर यहाँ पे इनमें से कोई नहीं दिया होता हम कह देते यूरिया, या सी नंबर में दिया होता इनमें से कोई नहीं था हम कह देते ग्लूकोज, लेकिन इसमें यूरिया भी है 1 और यहाँ पे जो पोटेशियम यहाँ पे क्या है 3। यहाँ पे सबसे कम जो है यानी कि 2 ऑप्शन आते हैं, तो ये स्टार क्वेश्चन जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि 47 नंबर में कि पोटेशियम क्लोराइड और NaCl और K2SO4 यानी कि पोटेशियम सल्फेट के भांट भाप गुणक कारक के लिए मान क्रमशः क्या होगा। तो पोटेशियम क्लोराइड के लिए तो इसका तो वैल्यू हो जाएगा 1, यहाँ पे इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। उसके बाद सोडियम के लिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2। उसके बाद K2SO4 के जब तोड़ोगे ये कितना हो जाएगा 2K प्लस और SO4 प्लस और SO4 किस में टूट जाएगा ये माइनस में, तो एक वैल्यू ये 2 ये, जिसका मतलब 3। इसका मतलब है कि जो वैल्यू जा रहा है 2 2 और 3, इसका वैल्यू आ जाएगा 3। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, 2 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारे क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रासरण के दौरान अर्धपारग में झिल्ली को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं SPM यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तरह के प्रासरण के दौरान अर्धपारग में झिल्ली के जल का प्रवाह जो होता है किसी अर्धपारग में झिल्ली के दोनों ओर से समान प्रवाह दर से होता है। अर्धपारग में झिल्ली दोनों ओर से क्या होता है असमान अर्थात भिन्न प्रवाह दर होता है। सी में कह रहा है कि मात्र कम सांद्रता वाले
विलयन की ओर होता है, यानी कह रहा है कि जो डी हो जाए मात्र अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर होता है। तो हम लोग जब पढ़ते हैं परासरण ऑस्मोसिस, परासरण को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस की जो क्रिया होता है वो क्या होता है, जब किसी बर्तन में हम एक क्या करते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाते हैं, जिसको हम कहते हैं एसपीएम, यहाँ पे इधर होता है लो कॉन्सेंट्रेशन, इसको हम लोग बोलते हैं लो कॉन्सेंट्रेशन, और इधर हम लोग देते हैं यानी कि हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो परासरण क्रिया में क्या होता है, यानी कि जो सॉल्वेंट पार्टिकल जो क्या होता है यानी कि लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर होता है, यहाँ पे मात्र अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर होगा। यहाँ पे क्या होगा, परासरण क्रिया जब भी होगा यानी कि लो से हाई यानी कि अधिक सांद्रता वाली ओर होगा। इस सब देखा जाए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट 49 नंबर में कि हेनरी स्थिरांक KH का मान, हेनरी स्थिरांक KH का जो वैल्यू हो जाएगा, मान जो है कह रहा है कि ताप बढ़ने पर बढ़ता है, ताप बढ़ाने पर कम होता है, स्थिर होता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो होता क्या है कि हेनरी साहब ने यानी कि किसी भी द्रव में गैस की विलेयता, किसी द्रव में गैस की विलेयता के लिए नियम दिया है कि जो यानी किसी द्रव में गैस की विलेयता जो होता है यानी कि पार्शियल प्रेशर, उस गैस के पार्शियल प्रेशर के समानुपाती होता है, या किसी भी द्रव में गैस की विलेयता जो गैस होता है उसके जो पार्शियल प्रेशर होता है उस गैस के मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है एक्स ऑफ यानी कि गैस, सीधा समानुपाती। उस हिसाब से देखा जाए तो P बराबर क्या होता है KH इंटू एक्स गैस, और यहाँ पे अगर हम KH की वैल्यू निकाले तो KH बराबर हो जाएगा यहाँ पे यानी कि P बटे एक्स यानी कि गैस यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कह रहा है कि ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, ताप बढ़ाने पर कम होता है या स्थिर होता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो यहाँ पे होगा क्या कि हम लोग ये जानते हैं कि ताप बढ़ाने पर द्रव में गैस की विलेयता क्या होता है, ये बढ़ता है, ये क्या होता है, बढ़ता है, द्रव में गैस की विलेयता बढ़ता है। जब हम लोग ताप बढ़ाएंगे तो द्रव में गैस की विलेयता बढ़ेगी, और द्रव में जब गैस की विलेयता बढ़ेगी तो KH का मान क्या होगा, वो घटेगा। तो ताप बढ़ने पर क्या होता है, बढ़ता है, तो ये तो होना नहीं है क्योंकि वो तो घटेगा। ताप बढ़ने पर क्या होता है, कम होता है। हाँ, यहाँ पे जब द्रव में गैस की विलेयता, द्रव में कोई गैस घुला हुआ है, जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या होता है, उनमें से क्या होता है कि गैस निकलने लगता है। जब गैस निकलेगा इस विलेयता कम होगा, जब विलेयता कम होगा तो KH की वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब ताप बढ़ाने पर क्या होता है, KH की वैल्यू वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो क्वेश्चन है 50 नंबर के जो कह रहा है कि हेनरी स्थिरांक KH का मान उच्च विलेयता वाली गैसों के लिए अधिक होता है, निम्न विलेयता वाली गैसों के लिए अधिक होता है, सभी गैसों के लिए स्थिर रहता है, गैसों की विलेयता से संबंधित। क्योंकि हम लोग KH के लिए हम लोग सीधा जाने कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बटे मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, यहाँ पे गैस। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन जिसका अधिक होगा वो अधिक घुला हुआ रहेगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि हेनरी स्थिरांक KH का मान उच्च विलेयता वाली गैस के लिए अधिक होगा। अगर मान चले हम गैस अगर अधिक घुलेगा जिसका मतलब जो है उसका जो है मोल फ्रैक्शन अधिक होगा, जिसका मोल फ्रैक्शन अधिक होगा उसका KH की वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो उच्च विलेयता वाली गैसों के लिए क्या होगा, अधिक होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मोल फ्रैक्शन जिसका अधिक होगा उसका वो अधिक घुलेगा, और जो अधिक घुले उससे KH की वैल्यू क्या होगा, कम होगा। निम्न विलेयता वाली गैसों के लिए क्या होगा, अधिक होगा। तो यहाँ पे अगर विलेयता इस गैस की विलेयता अगर कम है तो यहाँ पे KH की वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो निम्न विलेयता वाली गैसों के लिए क्या होता है, KH की वैल्यू अधिक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।